Hello students. So let's start with the remaining two topic in our chapter, which are amphibolic pathway and your last topic respiratory quotient. Okay. So first we uh, look at amphibolic pathway. Amphibolic पाथवे। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके जो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज CO2 एंड वाटर के अंदर टूटता है। सो यू हैव द माइथ इन योर माइंड कि रेस्पिरेशन सिर्फ एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, लेकिन कैटाबॉलिक के साथ साथ रेस्पिरेशन एक एनाबॉलिक प्रोसेस भी है। ये मैं आपको एम्फीबॉलिक अभी आगे समझाऊंगी, तो यू विल गेट टू नो कि भाई ये कैटाबॉलिक के साथ साथ एनाबॉलिक भी है। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगी बाद में। अभी के लिए आप ये ध्यान में रखो कि मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में आपके फैट्स भी यूटिलाइज होते हैं। ओके, एंड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स में आपके प्रोटीन्स भी यूटिलाइज होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो होते ही है लेकिन फैट्स भी होते हैं। तो जब आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के तौर पे फैट यूटिलाइज होते हैं तो वो सबसे पहले इफ यू हैव टू यूज फैट एज योर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट देन यू मस्ट हैव टू ब्रेक फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके, इसको आप किस में ब्रेक करेंगे? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और फिर ये जो फैटी एसिड्स है वो डायरेक्टली जंप करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में। मतलब कि अगर आपको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे फैट को यूज करना है तो आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि आप कोई और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रेस्पिरेटरी पाथवे नहीं ला सकते। ठीक है, मतलब कि आपको कोई इंटरमीडिएटरी स्टेज में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी फैट जो है वो डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद की मैकेनिज्म से वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, ईटीएस में एंटर करेगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो फैटी एसिड्स है वो एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करेगा, ना कि पाइरूवेट और ना कि पूरा ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, वो सब नहीं, डायरेक्टली कहाँ पे जंप करेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए पे। तो ये जो मैकेनिज्म होता है ना कि फैटी एसिड्स का एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होना, उसे कहते हैं अपन बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन। ओके, और आपका ये जो ग्लिसरॉल है वो रेस्पिरेटरी पाथवे में पीजीएएल से एंटर करता है। फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड बनता है ना, या इसको आप G3P भी बोल सकते हो, ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बोल सकते हो। ठीक है, जो इंटर कन्वर्टेबल होता है आपका डाइहाइड्रोक्सी एसेटोन फॉस्फेट DHAP में। तो आपका ग्लिसरॉल इस स्टेप से रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करता है। अगर ग्लिसरॉल को एंटर करना है तो वो इस स्टेप से करेगा ग्लाइकोलाइसिस के। फर्स्ट स्टेप में आप ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट था ग्लूकोज, उसे ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के जगह पे पहले ही स्टेज में आप फैट को नहीं रख सकते, आपको उसे कोई बीच वाले स्टेज से रखना होगा। समझ आ रहा है मेरी बात? यानी फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करो तो फैटी एसिड का फैट अलग, उसको एसिटाइल कोएंजाइम ए पे जंप मारना होगा। ठीक है, मतलब उसे फैटी एसिड को कैटाबोलाइज होना पड़ेगा और फर्दर ब्रेकडाउन होना पड़ेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, और फिर इसके थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम से आगे वो रेस्पिरेटरी पाथवे में इस तरीके से एंटर करेगा। बट दिस इज रिवर्सिबल। हाँ, एसिटाइल कोएंजाइम जब बॉडी में हमारे फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट हो रही है, फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो फैटी एसिड में एनाबोलाइज भी हो सकता है। आप समझ रहे हो? मतलब ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है फैटी एसिड, उसको आप विड्रॉन भी कर सकते हो, उसको आप मतलब उसको आप लेके भी आ सकते हो, उसको आप विड्रॉन भी कर सकते हो। समझ आ रहा है? तो ये जो फैटी एसिड है उसको आप लेकर आए, उसे एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करना पड़ा, यानी उसका कैटाबोलाइजेशन करना पड़ा अगर उसको रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करवाना है तो। लेकिन अब बॉडी को फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट हो गई, उसे मेम्ब्रेन बनाना है, तो मेम्ब्रेन तो लिपिड की बनती है, लिपिड यानी फैटी एसिड। ठीक है, तो उसको एसिटाइल कोएंजाइम को वापस फैटी एसिड की बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, तो कैटाबोलाइजेशन मतलब एनाबोलाइजेशन भी होता है, एसिटाइल कोएंजाइम से फैटी एसिड भी वापस बनता है। ठीक है, तो
यहाँ पे कैटाबोलाइजेशन और एनाबोलाइजेशन दोनों हुआ, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे, एम्फीबॉलिक पाथवे। ओके, अब प्रोटीन्स जो है वो किस तरीके से एंटर करते हैं, तो प्रोटीन्स जो है वो आपके डायग्राम में देखोगे तो डायग्राम में पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से वो एंटर करते हैं, बट थियरी में पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए दोनों दिया है कि ये दोनों में कन्वर्ट होके वो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर कर सकता है थ्रू द प्रोसेस डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब होता है कि इसको एमिनो एसिड्स में तोड़ना पड़ेगा, इसका डीएमिनेशन करवाना पड़ेगा ना। प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड से, तो प्रोटीएसिस एंजाइम इस पे एक्ट करेंगे, प्रोटीएसिस, प्रोटीएसिस यानी जो प्रोटीन को तोड़ेंगे। सो यहाँ पे आपके एंजाइम जो है प्रोटीएसिस, वो आपके प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ेंगे, एंड फिर आपके जो अमीनो एसिड्स है वो अल्टीमेटली आपका पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होंगे। तो ये प्रोटीन जो है वो इस तरीके से रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करते हैं। ओके, और आपके रेस्पिरेटरी पाथवे में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो फर्दर किसी चीज के प्रिकर्सर भी हो सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो उस एसिटाइल, वो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर, जो आपका रेस्पिरेटरी पाथवे में बनता है वो रॉ मटेरियल फॉर योर जिब्रेलिन्स। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, जिब्रेलिन एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। अभी सिर्फ याद रखो कि जिब्रेलिन बनाने के लिए आपका टर्पिन्स, जिससे जिब्रेलिन बनता है उसे टर्पिन्स कहते हैं, एंड आपके कैरोटिनॉइड्स, आपके पिगमेंट ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन, तो ये सब जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनते हैं। ठीक है, मतलब आपके इंटरमीडिएट स्टेज पे जो चीजें बनती है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो क्रेब्स साइकिल में एंटर हुआ था, लिंक रिएक्शन में बना था, वो ये सारी तीन चीजों को बनाती है। फिर आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, वो आपका क्लोरोफिल, ये मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में समझाया था, क्लोरोफिल, और एक और चीज बनाता है दैट इज और साइटोक्रोम। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, साइटोक्रोम B6 फोटोसिंथेसिस में था। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में था, तो सक्सिनल कोएंजाइम में वो बनाता है। सक्सिनल कोएंजाइम में समझ आया, क्रेब्स साइकिल में जो सक्सिनल कोएंजाइम में आपको इंटरमीडिएट मिलता था, तो वो ये दोनों चीज सिंथेसाइज करता है। फिर आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये भी क्रेब्स साइकिल में था, वो आपका रॉ मटेरियल है फॉर अल्केलॉइड्स एंड पिरिमिडिन्स। पिरिमिडिन्स, पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स ये डीएनए में यूज होते हैं। ठीक है, अभी के लिए वो आपको बायोमॉलिक्यूल्स में पता चलेगा, अभी के लिए पिरिमिडिन से बनाता है, वो याद रखो। नेक्स्ट इज योर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, वो आपका रॉ मटेरियल है एमिनो एसिड के लिए, वो एमिनो एसिड का सिंथेसिस करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो ये चारों में एसिटाइल कोएंजाइम में, सक्सिनल कोएंजाइम में जो क्रेब्स साइकिल में होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, यानी कि ये अब सक्सिनल कोएंजाइम में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, वो एसिटाइल कोएंजाइम में से टूट टूट के सारी चीजें बन रही है, मतलब कैटाबोलाइजेशन ही हो रहा है। लेकिन दूसरे साइड पे ये सब लोग एनाबॉलिज्म भी तो कर रहे हैं। एक साइड पे वो खुद एसिटाइल कोएंजाइम से टूट टूट के बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे साइड पे वो लोग क्या कर रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में जो लिंक रिएक्शन से बना, पायरुविक एसिड से टूट के बना, कैटाबोलाइज होके बना, लेकिन दूसरे साइड पे वो एनाबॉलिज्म की तरह एक्ट कर रहा है, एनाबॉलिक सब्सटेंस की तरह एक्ट कर रहा है, जिब्रेलिन, टर्पिन और कैरोटिनॉइड्स बना रहा है। सक्सिनल कोएंजाइम में जो क्रेब्स साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से बना, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से टूट के बना, तो वो इसके
क्लोरोफिलर साइटोक्रोम को बना रहा है मतलब एक साइड पे ये खुद कैटाबोलाइज हो रहा है, दूसरे साइड पे खुद एनाबोलिज्म कर रहा है, इसीलिए इस पाथवे को एम्फीबॉलिक पाथवे का है। तो ये सेकंड प्रूफ मिल गया कि क्यों एना मतलब कैसे एनाबोलिज्म होता है। ओके, अब इसी में मैं आपको अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बता देती हूँ, दैट इज रेस्पिरेटरी कोशंट। रेस्पिरेटरी कोशंट, रेस्पिरेटरी कोशंट का आपको फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितना आपने रेस्पिरेशन में आपका कितना CO2 इवॉल्व हुआ और कितना आपका जो O2 है वो कंज्यूम हुआ, कितना वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम हुआ। सो दिस इज योर रेस्पिरेटरी कोशंट। तो आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हो तो कार्बोहाइड्रेट में रेस्पिरेटरी कोशंट की वैल्यू 1 होती है, बिकॉज जितना CO2 इवॉल्व होता है उतना ही उसमें O2 कंज्यूम होता है। ठीक है, फैट्स की अगर हम बात करते हैं तो फैट्स में रेस्पिरेटरी कोशंट की वैल्यू होती है 0.7। ओके, आपकी बुक में ट्राइपामिटिन का एग्जाम्पल दिया है, ट्राइपामिटिन, ठीक है, वो फैट है एक, उसका एग्जाम्पल दिया है। आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि 102 CO2 और 145 O2, वो मैं आपको इक्वेशन पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी में तो पता चल जाएगा कि CO2 102 है, O2 145 है। आपके प्रोटीन्स का रेस्पिरेटरी कोशंट होता है 0.9। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट का 1, क्योंकि जितना CO2 इवॉल्व होता है रेस्पिरेशन में उतना ही O2 कंज्यूम होता है। फैट का 0.7, प्रोटीन का 0.9। फैट के लिए आपकी एनसीईआरटी में ट्राइपामिटिन एग्जाम्पल दिया है, जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी तब आपको बता दूंगी। ठीक है, देन आपके जर्मिनेटिंग सीड में, जर्मिनेटिंग सीड एंड मैच्योर्ड सीड, सो आपके मैच्योर सीड में रेस्पिरेटरी कोशंट की वैल्यू इज मोर देन 1 एंड आपके जर्मिनेटिंग सीड में रेस्पिरेटरी कोशंट की वैल्यू इज लेस देन 1। देखो, रेस्पिरेटरी कोशंट में हम CO2 इवॉल्व और O2 कंज्यूम देखते हैं, जर्मिनेटिंग सीड को ज्यादा O2 की जरूरत पड़ेगी तो रेस्पिरेटरी कोशंट की वैल्यू क्या होगी, कम आई गई, इसलिए लेस देन 1। ठीक है, आपके मैच्योर सीड को O2 की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, नए नवेला जब सीड जर्मिनेट होता है तभी उसको बहुत O2 की जरूरत पड़ती है, तभी बहुत रेस्पिरेशन करना होता है, तभी बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि पूरा हट्टा कट्टा प्लांट बनाना होता है, हट्टा कट्टा ट्री बनाना होता है, जो भी है शब्द जो भी हट्टा कट्टा चीज बनानी होती है सीड में से। ठीक है, तो मैच्योर सीड में O2 की रिक्वायरमेंट आपको इतनी नहीं होगी, इसीलिए उसमें जो रेस्पिरेटरी कोशंट की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होती है। फिर आपके जो रेस्पिरेटरी कोशंट की वैल्यू 1 से ज्यादा ऑर्गेनिक एसिड्स में भी होती है। आपके ऑर्गेनिक एसिड्स में जो रेस्पिरेटरी कोशंट की वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा होती है। कुछ रेफरेंस बुक्स में आपको एग्जाम्पल दिए हैं इसके ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि जो आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है उसमें रेस्पिरेटरी कोशंट की वैल्यू होती है 4 एंड आपका जो मैलिक एसिड होता है उसमें होती है वैल्यू 1.33। सो इतनी परफेक्ट वैल्यूज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रिमेम्बर, नो नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, सिर्फ आपको याद क्या चीज रखनी है कि हाँ, आपके ऑर्गेनिक सीड्स में जो रेस्पिरेटरी कोशंट की वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा होती है, ये वाली चीज। रेस्पिरेटरी कोशंट की वैल्यू 1 से ज्यादा किस में होती है, तो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स में होती है एंड आपके मैच्योर सीड्स में होती है। रेस्पिरेटरी कोशंट की वैल्यू 1 से ज्यादा आपके मैच्योर सीड्स में होती है, तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। ये क्या हो गया यार, डब्बा नहीं बनाना चाहिए था मेरे को। आपके मैच्योर सीड में
रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। ओके, सो किस में 1 से ग्रेटर होती है वो चीज याद रखनी है हमें, ठीक है। अब हम इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। हाँ, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट कि आप प्योर फैट्स, प्योर प्रोटीन्स और फैट्स, प्योर प्रोटीन्स और फैट्स can never be used as a respiratory substrate, can never be used as रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। प्रोटीन और फैट को कर सकते हो, लेकिन प्रोटीन और फैट इन द प्योर फॉर्म आप एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट लाइनर है आपकी एनसीईआरटी की ये। सो एम्फिबोलिक पाथवे से हम स्टार्ट करते हैं रीड करना। जस्ट अ मिनट। ओके, या ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। हम फेवर्ड तो ग्लूकोज को ही करते हैं, ठीक है, वही बने रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। देखो, अगर आपको स्टार्च है तो वो पॉलीसैकेराइड है तो उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सुक्रोज है आपके पास, सुक्रोज के फॉर्म में प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, तो सुक्रोज को भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही आप ग्लूकोज या फ्रुक्टोज को एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर पाओगे। तो कुछ भी है आपके पास पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करो, ओनली देन यू कैन यूज इट एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। आप स्टार्च को यूज नहीं कर सकते रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह, सुक्रोज को नहीं कर सकते, आप मोनोसैकेराइड को ही यूज कर सकते हो, ठीक है। Other substrates can also be respired, protein, fat, organic acid, as has been mentioned earlier, but then they do not enter the respiratory pathway at the first step. मैंने आपको बताया फर्स्ट पे एंटर नहीं करेंगे। ग्लूकोज को हटाया, फैट को बिठाया नहीं, फैट में पहले फैट को बिठाना है तो उससे पहले फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करो, फिर उसे एसिटाइल कोएंजाइम वाले स्टेप से एंटर करवाओ। प्रोटीन को करवाना है तो पायरुविक एसिड वाले स्टेप या एसिटाइल कोएंजाइम ए वाले स्टेप से एंटर करवाओ। फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, उसमें जो ग्लिसरॉल है उसे पीजीएएल वाले स्टेप से एंटर करवाओ, ठीक है। फैट वुड नीड टू ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फर्स्ट, ठीक है। फैट को पहले किस में ब्रोकन डाउन करना पड़ेगा? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में। इफ फैटी एसिड्स वर टू बी रिस्पायर्ड they would first to be degraded to acetyl coenzyme में, उनका कैटाबोलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर आपको फैटी एसिड को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करना है तो फैटी एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में तोड़ो एंड एंटर द पाथवे। ग्लिसरॉल would enter pathway after being converted to PGAL. The protein would be degraded by protease and जो अमीनो एसिड है depending on the structure would enter pathway at some stage within Krebs cycle और इवन एज पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम। तो ये मैं बता रही थी, फिगर में भले आपको दिया है पायरुवेट की प्रोटीन जो है वो पायरुवेट के थ्रू एंटर करता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू भी कर सकता है, ठीक है। देन सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट, टूटता है ना इक्वेशन में, इक्वेशन के हिसाब से देखे तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो CO2 और वाटर में टूटा। द रेस्पिरेटरी प्रोसेस ट्रेडिशनली बीन कंसीडर्ड, पहले माना जाता था कि कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, and the respiratory pathway as a catabolic pathway. But is this understanding correct? एम्फिबोलिक पाथवे समझने के बाद आप ये कहोगे कि अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है? तो नहीं कहेंगे भाई। We have discussed above, क्योंकि जो फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है तो वो कैटाबोलाइजेशन होता है, ठीक है, जिसे बीटा ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। मैंने आपको ये बताया पीछे कि एसिटाइल कोएंजाइम में से वापस फैटी एसिड भी बन सकता है, मतलब फैटी एसिड का वापस एनाबोलाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। सो कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म दोनों हो सकता है। और जो एसिटाइल कोएंजाइम में बना वो जिब्रेलिन, टर्पीन, ये सब चीजों को भी बना सकता है, मतलब वो भी एनाबोलाइज कर सकता है। We have discussed above at which point in the respiratory pathway different substrate would enter. ऊपर डिस्कस किया ना कि फैट है तो वो कहाँ से एंटर करेगा वो सब कुछ, if they were to be respired and used to derive energy. अगर ग्लूकोज से एनर्जी डिराइव नहीं करनी और फैटी एसिड से डिराइव करने का मन है तो पहले फैटी एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू एंटर करना पड़ेगा,
तो ग्लिसरॉल से मैंने तो PGL, तो वो हमने ऊपर डिस्कस किया. What is important to recognize is that it is this very compound that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of said substrate. Hence, मतलब हम ये कंपाउंड्स को विड्रॉन कर सकते हैं, जैसे कि हम फैटी एसिड जो है उसे एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट तो कर रहे हैं, हम एसिटाइल कोएंजाइम में बना रहे हैं, बट एसिटाइल कोएंजाइम को हम वापस से फैटी एसिड भी बना सकते हैं. तो हम जब चाहे तब एसिटाइल कोएंजाइम को विड्रॉ करके फैटी एसिड बना सकते हैं, जब चाहे तब फैटी एसिड को विड्रॉन करके एसिटाइल कोएंजाइम में बना सकते हैं. ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं. Hence fatty acid देखो, hence fatty acid would be broken down to acetyl coenzyme before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया, उसको उसमें तोड़ना पड़ेगा. But when the organism need to synthesize fatty acid, acetyl coenzyme would be withdrawn. समझ आया? अब फैटी एसिड बनाना है तो एसिटाइल कोएंजाइम को हटा दो, फैटी एसिड बनाओ. एसिटाइल कोएंजाइम से फैटी एसिड बना, तो यही बोलेंगे ना कि एसिटाइल कोएंजाइम में विड्रॉन हो गया, वो हट गया, फैटी एसिड बन गया, ऐसा. Hence the respiratory pathway comes into picture both during breakdown and synthesis of fatty acid. दोनों हो रहा है. Similarly, during breakdown and synthesis of protein too, respiratory intermediate form the link. प्रोटीन में भी रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट यानी एसिटाइल कोएंजाइम हो गया, पायरुविक एसिड हो गया, उससे वो प्रोटीन या तो एसिटाइल कोएंजाइम से एंटर करेगा, तो पायरुविक एसिड से वापस गो बैक भी हो सकता है. मतलब कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म बोथ कैन टेक प्लेस. एंड सिंथेसाइज एनाबॉलिज्म. Oh, sorry. Breaking down process within the living organisms, catabolism, synthesis, anabolism. We all know that because the respiratory pathways involved in both anabolism and catabolism, it would hence be better to consider the respiratory pathway as an amphibolic pathway rather than as a catabolic one. Okay. So हम ये देख सकते हैं, देखो इस फिगर में क्लियरली शो किया है फैट टूटा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. ये जो आपका फैटी एसिड है एसिटाइल कोएंजाइम से एंटर किया है, ग्लिसरॉल है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बोल सकते हो. ये इंटरकन्वर्टेबल होता है DHAP में. ठीक है, ये आपका कार्ब का बताया है. कार्ब का तो पता है ये कैसे एंटर करता है, ये तो पूरा ग्लाइकोलाइसिस करेगा, फिलिंग करेगा, फिर क्रैप करेगा, ETS करेगा. ठीक है, और ये जो प्रोटीन है उसमें जो अमीनो एसिड्स में पहले प्रोटीएस के थ्रू वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा. ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोटीएस के थ्रू वो जो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है डीएमिनेशन. ठीक है, एंड देन वो पायरुविक एसिड से एंटर करता है. तो फिगर में लिखा है कि पायरुविक एसिड से करता है, बट वो पायरुविक एसिड से भी कर सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम से भी कर सकता है. आपके एक्सप्लेनेशन में ऐसा दिया है. ओके, okay, now respiratory quotient. Let us now look at another aspect of respiration. As you know, during aerobic respiration हम O2 को यूज करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं. So, देखो लिखा है स्पेसिफिकली एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एरोबिक में ही तो O2 को यूज करेंगे, एनारोबिक में थोड़ी ना करेंगे. The ratio of volume of CO2 evolved upon volume of O2 consumed is your respiratory quotient, or you can also say it respiratory ratio. The respiratory quotient depend upon the type of respiratory substrate. इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आपने किसको यूज किया है. कार्बोहाइड्रेट को यूज किया है, रेस्पिरेटरी क्वोशंट की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि जितना CO2 इवॉल्व होता है उतना ही O2 कंज्यूम. ऊपर 5 तो नीचे भी 5, ऊपर 4 तो नीचे भी 4, ऐसा मतलब 1 आंसर आएगा. यानी CO2 जितना इवॉल्व हो उतना O2 कंज्यूम हो रहा है उस स्टेप में. इसलिए अगर प्रोटीन को यूज कर रहे हो 0.9, फैट को कर रहे हो 0.7, तो डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट दैट यू आर यूजिंग यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी क्वोशंट. When carbohydrates are used as a substrate and are completely oxidized, respiratory quotient will be 1 because equal amount of CO2 and O2 are evolved and consumed respectively as shown in equation below. So your equation ये वाला चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको लिख के दिया था ये वाला इक्वेशन. रेस्पिरेशन C6H12O6 plus 6A2 gives us 6CO2 6H2 and water. ठीक है, 6CO2 6O2, your answer is 1. जब फैट यूज करेंगे दिस इज योर ट्राइपामिटीन. ठीक है, तो 1 से कम आएगी वैल्यू, 0.7 आएगी. एग्जाम्पल में आपको ये पूरी इक्वेशन याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ याद रखना है कि 102 CO2 है, 145 O2 है, इतना. ठीक है, ये पूरी इक्वेशन याद रखने की जरूरत है. और एग्जाम्पल याद रखो कि आपकी बुक में ट्राइपामिटीन का एग्जाम्पल दिया है, दैट यू शुड हैव टू रिमेंबर. ठीक है, व्हेन प्रोटीन्स आर रेस्पिरेटरी रेशियो वुड बी 0.9. ठीक है, प्रोटीन का 0.9, प्रोटीन में कोई एग्जाम्पल आपको गिवन नहीं है, फैट में गिवन है. सो
आपका 1 कार्बोहाइड्रेट के लिए, 0.7 आपका फैट के लिए, 0.9 आपका प्रोटीन के लिए। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया स्लाइड में, ऑर्गेनिक एसिड के 1 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मैच्योर सीड में 1 से ज़्यादा, जर्मिनेटिंग सीड में 1 से कम क्यों होते हैं वो भी बताया मैंने रीजन आपको। ठीक है, what is important to recognize is that in living organism respiratory substrate are often more than one, है ना। प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड 1 से ज़्यादा होते हैं, जरूरी नहीं कि कार्बोहाइड्रेट ही हो, बट बहुत प्रोटीन और फैट आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बहुत जरूरी है ये स्टेटमेंट। प्रोटीन्स और फैट कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, लेकिन इन दर प्योर फॉर्म दे आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।